तो चलिए आज देखते हैं हम लोग चैप्टर 5 का ज्योग्राफी का। ठीक है। इससे पहले तक हम लोग क्लास में कर लिए थे पूरा का पूरा भारत के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत में कौन कौन से भौगोलिक स्थितियों के द्वारा हम लोग पढ़ सकते हैं, पहाड़ कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, इस सब के बारे में हम लोग जान चुके थे, पहाड़ों के बारे में जान चुके थे मेनली। आज हम लोग को पढ़ना है मेनली किसके बारे में, भारत की प्रमुख नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत को हम लोग कितने हिस्सों में बांटे हैं, 6 हिस्सों में बांटे हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार से हम लोग भारत को 6 हिस्सों में बांटे हैं। उसमें सबसे पहला हिस्सा है भारत का उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, उस डेल्टाई क्षेत्र, मरुस्थल, और क्या हो जाएगा वो द्वीप समूह। द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो वहां पर दक्षिणतम बिंदु भी है, दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में एकदम उत्तर का इंदिरा कॉल, है ना। पूरे भारत को अगर हम लोग देख लिया जाए तो पूरे भारत का एरिया जो है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा भारत। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है, 32-14 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट 29-33। कौन सी रेखा पर आता है, करके कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों। कितनी भाषाएं को अनुसूची में रखा गया है, 22 भाषाओं को। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सोने की चिड़िया पहले कहलाता था भारत, और आज इंडिया कहलाता है ना। इंडिया, भारत सभी कहते हैं, सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। अगर समुद्री सीमा देख लिया जाए तो समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा देख लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय सीमा थोड़ी बड़ी है समुद्री सीमा से, है ना। तो ये तो हम लोग पूरा भारत के पहले वाले हिस्से में पढ़ लिए थे। कर्क रेखा पर आता है, कितने राज्यों में बांटा गया था पहले, 4 राज्यों में, A B C D करके था। ए में किसको रखा गया था, गवर्नरों का बहुत ज्यादा था, मतलब उसमें चाल किसकी ज्यादा थी, गवर्नरों की। बी में प्रिंसलरी स्टेट को रखा गया था, जिसमें अभी अभी भी कब्जा हो चुका था, अंग्रेजों का अभी भी कब्जा कहीं कहीं पे जैसा था, जैसे बिहार में पटना, ठीक है, बंगाल का कोलकाता, इन सब जगहों पे अभी भी कब्जा था किसका, अंग्रेजों का, 1947 के बाद भी। और साथ साथ सी में कौन से थे, कमिश्नरी स्टेट थे, जो कमिश्नर अभी भी क्या कर रहे थे, उसके ऊपर रखे हुए थे। और डी जो था वो यूनियन टेरिटरी था। ABCD करके बांटा हुआ था। फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 19 दिसंबर 1953 को। 19 दिसंबर 1953 को 14 गो राज्य बने और 6 गो यूनियन टेरिटरी बना। 14 गो राज्यों में से पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन करने के पश्चात साउथ साइड में एक नाम थे पेट्टू श्रीरामलू। ये 52 से 56 दिनों तक क्या कर दिए थे, भूख हड़ताल पे रह गए थे, जिसके वजह से इन्होंने मांग की थी कि हम लोग के यहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, जिसके वजह से भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य बने, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य जो बना था वो सबसे पहला बना था कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। साउथ साइड में तेलुगु वहां पे बोला जाता है, साउथ साइड में ऐसे बना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो राज्यों का पुनर्गठन पूरा खत्म हो गया था, 14 राज्य बने थे। सिक्किम हमारे में मिला था 1975 में, सिक्किम लेकिन हम लोग का देश का हिस्सा नहीं था। फिर 1975 में वो मिला। 1974 में पहला राज्य बना, सह राज्य बनाया, 1975 में राज्य बन गया, हम लोग गण राज्य बन गया, ठीक है। बताए थे 22 को भाषाएं बोली जाती हैं। और टोटल अगर हम लोग भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा देखें तो पर्वत है। पर्वतों में सबसे बृहद पर्वत है ना, उसके पहले क्या है, ट्रांस। ट्रांस हिमालय में कितने हिस्से थे, 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम हिस्से में K2 और K4 का नाम है। K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, 8,595 मीटर कुछ है। और उसका 8,611 मीटर है K2 का। K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, K4 का नाम है गैसर ब्रूम, है ना। 8,000 मीटर लगभग ऊंचा है वो भी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उससे नीचे उतरेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बृहद हिमालय मिलेगा। बृहद पे कोई भी पहाड़ों की कमी है, कोई भी पहाड़ की कमी नहीं है। इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर से ज्यादा है, और इसमें पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। नंगा पर्वत से अगर स्टार्ट करें तो नामचा बड़वा तक जाता है, और नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, नंदा देवी, ऐसे बहुत सारे क्या है पहाड़ है, कंचनजंगा है। उसके बाद नामचा बरवा है। कहाँ तक फैला हुआ है, टोटल का टोटल 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और लगभग 250 से लेकर 400 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए।
तो ये पर्वत के बृहद वाला हिमालय हो गया। और मध्य वाला हिमालय में क्या था, मध्य वाले हिमालय में पूरा का पूरा एक क्या था, घूमने पर्यटक के लिए बहुत ही अच्छा था। पर्यटकों के लिए घूमने फिरने की जगह है, कौन सा, कुल्लू मनाली, रानीखेत, डलहौजी, इन सब जगहों पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छा पर्यटकों के लिए होता है। 3000 से लेकर 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। लगभग 1500 से लेकर 3000 मीटर शिवालिक की ऊंचाई है। शिवालिक की पहाड़ियां अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, पटकोई बूम, ऐसे करके कई सारे पहाड़ियां थी, नहीं बताए थे। हाँ, गारो खासी जयंतिया असम मेघालय में। खासी की पहाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है, बरसात हो जाता है। शिवालिक की पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, पदस्थली कहते हैं, क्योंकि वहीं से क्या जा सकते हैं हम लोग, पहाड़ों पे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या, अगर पार करेंगे पहाड़ों पे जाएंगे तो किस क्या पहले पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, इतने समय में यही सब पूरा पढ़े थे हम लोग पूरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आज देखते हैं हम लोग पूरा का पूरा क्या चीज, मैदान के बारे में। आज टोटली मैदान हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, मैदान पूरा खत्म करके फिर पठार पे जाएंगे। पठार पे जाएंगे, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा जब, तो उसके बाद नदियों पे बढ़ेंगे। ठीक है, आज देखते हैं सबसे पहले आप लोग को मैदान के बारे में पढ़ाते हैं। मैदान सुनो बाबू, मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। वो एरिया जहां पे नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, वहां पे नदियों द्वारा कुछ मिट्टियों को जुगाड़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। दो नदियों के बीच का ऐसा स्थान जहां पे बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उसको दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का स्थान जहां पे बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। समझ में आ गया। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग को 3 गो मैदान पढ़ना है, 3 मैदान। एक सबसे पहले सिंधु नदी का मैदान, दूसरा गंगा नदी का मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है, कौन कौन सा मैदान, सिंधु नदी का मैदान, उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान। सिंधु नदी का मैदान, उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ये सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, बोले मेरे साथ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये सब नदियां मिलके क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, दोआब बनाती हैं। दोआब के साथ साथ मैदान भी बनाती हैं। मैदान की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, पहाड़ों जितनी थोड़ी ऊंचाई होती है। मैदान ये कैसे बना था, तो ये मैदान बनने की कैटेगरी उस समय की है जब हमारा हिमालय बना था। कैसे हिमालय बन गया था, ध्यान ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए, भारत का एक हिस्सा नक्शा आपको दिखाई देता होगा। इस साइड में अगर हम लोग चलेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बाबू, ये वाला हिस्सा भारत का साउथ वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ हम लोग के पास नहीं था पहले, ये मेडागास्कर के पास था। और ये 11 करोड़ साल पहले यहाँ से आके टकरा गया। बीच में था तैतीस सागर, ये तैतीस सागर गायब हो गया, और तैतीस सागर के जितने कचड़े थे, वो कचड़े सब इसके ऊपर चले गए, हिमालय के ऊपर चले गए। और हिमालय वाला हिस्सा पूरा का पूरा अभी भी बन ही रहा है, क्योंकि ये अभी भी ढकेल रहा है इसको ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ढकेल रहा है। क्योंकि पोल जो होता है, सबसे तगड़ा पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल सबसे तगड़ा होता है। तो इस वजह से ये वाला अभी भी बन ही रहा है, और हम लोग का मैदान भी अभी भी बन ही रहा है। इसके वजह से देखो, जब कोई मान लो कि बहुत तेजी से कोई बस अगर आता हो और किसी जगह पर दीवार से टकरा जाता हो, तो क्या हालत हो सकता है, सामने वाला हिस्सा तो फट जाएगा, फूट जाएगा। अब पीछे का जो हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा कि नहीं उठेगा। अगर कहीं पर सांड टाइप का ऐसे कहीं पे दौड़ रहा है और जाके कहीं पे लड़ गया, तो पीछे का हिस्सा उठ जाएगा कि नहीं, थोड़ा उठेगा कि नहीं बताओ, उठेगा। और जहां पे मारा है वहां पर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जहां पे ये धक्का मारा ना, वहां पे क्या खड़े हो गए, पर्वत खड़े हो गए, हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, वो भी ऊंचा। और ये जो पीछे से उठा हुआ था, ये भी ऊंचा। इधर का जितना पानी था सब यहीं पे जाके लद गया, और इधर का जितना पानी था सब इसी पे आके लद गया। जितना पानी था सब के सब ऐसे आके ऐसे मिल गए नीचे की तरफ। इसीलिए ये मैदान, ये हिस्सा क्या कहलाता है, मैदानी हिस्सा कहलाता है। समझ में आया। यहां से भी नदियां सब कहाँ आ रही हैं, इसी में। और यहां से भी नदियां कहाँ जा रही हैं, इसी में। यही वाला भाग के कारण ये क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे मैदान बन जाता है। अब पठार जो होते हैं वो मैदानों से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं थोड़े। तो ये ऊंचा हो गया ना, तो इसके वजह से यहाँ से भी नदी यहीं पे चली जाती है, लगभग लगभग। अब जहां पे पूरी की पूरी नदी बह रही है, वहां पे क्या बनेगा, मैदान बनेगा, निश्चित ही क्या बनेगा, मैदान। समझ में आ गया। तो मैदान बनने की कैटेगरी समझ में आया।
मैदान कितनी प्रमुख नदियां मिलकर बनाती हैं? 3। भारत में जो मैदान बनाए जाते हैं वो 3 को प्रमुख नदी मिलकर बनाती है। एक सिंधु नदी का मैदान, दूसरा गंगा नदी का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। सबसे पहले आज हम लोग को देखना है सिंधु नदी का मैदान। उससे पहले मैदानों के थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। मैदानों का आप क्या देखते हैं? ओवरव्यू। देखिए, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैदान है। यहां से लेके जो ये रेड लाइन टाने हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? एक मैदान है। ये सतलज का नहीं, पूरा का पूरा ये मैदान है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। ये वाला हिस्सा मैदान है, ठीक है। इस जगह पे सिंधु नदी का मैदान, इस जगह पे गंगा नदी का मैदान, और इस जगह पे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। समझ में आ गया? जिस जिस जगह पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपको मैदान हिस्से मिलेंगे, मैदानी हिस्से। ये वाला जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा था, ये क्या था? हाँ, पर्वत, पहाड़, चोटियां, ये सब थे। इस जगह पे जो दिखाई दे रहा है, ये दक्कन प्लेटू है। ये कौन सा है? प्लेटू है, पठार वाला हिस्सा दिखाई देगा। और इस जगह पे जो दिखाई दे रहा है, ये तट रेखा है, ठीक है। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे है पूरा का पूरा मरुस्थल। ये वाला क्या है? मरुस्थल। राजस्थान के पास मरुस्थल है। तो 6 गो चीजों में हम लोग एक गो चीज पढ़ लिए, वो कौन सा? पर्वत। ध्यान से समझो बाबू, पूछेंगे अभी इसमें से, ठीक है। पर्वत के बारे में पढ़ लिए। अभी पढ़ना हम लोग को सतलज का, गंगा का, और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। परिचय और विस्तार देखिए कितना दूर तक है। नया भूभाग, यह भारत का सबसे नया भौगोलिक भाग है। सबसे नया भौगोलिक भाग कौन सा है? मैदान है। यह उत्तर में हिमालय के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। देखिए, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। जो ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा कोई स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब ये पठार है, ना पहाड़ जैसा ऊंचा है और ना मैदान जैसा नीचा है, ये बेटा बीच में फंस गया है, जिसके वजह से इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? पर्वत चोटियां हैं, तो इसके वजह से ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? विस्तार अगर देखा जाए तो पश्चिम से पंजाब, पश्चिम में कहां पे? पंजाब से लेकर, पश्चिम में पंजाब से लेकर असम तक पूरब में फैला हुआ है। ये रहा असम, असम के पूरब तक फैला हुआ है। पश्चिम में पंजाब से लेकर, प से पश्चिम, प से पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आया? पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक, ठीक है। पप अप, पप, प प मतलब पश्चिम पंजाब, अप असम, पूरब, पूरब में क्या चीज? असम तक, ठीक है। निर्माण इसका देखो कैसे हुआ है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण। जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, क्या कहलाती है? जलोढ़ कहलाती है। जल के द्वारा बार बार जल उधर से जाएगी, अगर गुजरेगी तो उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बैठ जाएगी। उस मिट्टी के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। आगे बताएंगे आप लोग को। जलोढ़ 2 प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ एकदम पुराना हो जाता है, उसी के ऊपर एगो और मिट्टी का लेयर आ गया ना, कभी मान लो बाढ़ आ गया, पानी का, नदी का बाढ़ आ गया, तो नदी के बाढ़ में ना कभी कभी वो पूरा का पूरा उसमें मिट्टी छप जाती है, ऐसे छप के चली जाती है वापस, ठीक है। तो वहां पे एगो मिट्टी का लेयर लग जाएगा, तो उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। तो जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो पूछ लो। एलुवियल सॉइल, समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। तो याद रहेगा। मैदान कैसा भाग है? भूभाग है, नया भूभाग है। स्थिति क्या है इसकी? पश्चिम में पंजाब और पूरब में असम तक फैला हुआ है टोटली, ठीक है। इसमें विस्तार पश्चिम में, और ये कहां तक किसमें है? किसके बीच में है? हिमालय और पठार के बीच में, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ था? सतलज, सतलज में मतलब सिंधु, सिंधु के सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर क्या बना है? ये मैदान बना है, ठीक है। जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़। आकार और ऊंचाई देखा जाए इसका, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है मैदान में लगभग ये कितना है? 2400 किलोमीटर लंबा और 250 से लेकर 500 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर क्या है? ये लंबा है, और 250 से 500 किलोमीटर क्या है?
चौड़ा है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? 2400 किलोमीटर क्या है, ये पूरा लंबा है और लगभग 250 से लेकर 500 किलोमीटर चौड़ा है। औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 183 मीटर, 183 मीटर्स। समझ में आ गया? 183 मीटर क्या है, ऊंचा है। लेकिन पठार जैसा तो ऊंचा है नहीं और न पर्वत जैसा ऊंचा है, बस 183 मीटर ऊंचा है। ढाल किधर है? यह एक विशाल समतल मैदान है। इसका ढाल इतना कम है कि दिल्ली और कोलकाता जो 1500 किलोमीटर दूर है के बीच ऊंचाई का अंतर कितना है? 200 मीटर है। इसके बीच का जो ऊंचाई का अंतर है वो कितना मीटर है? 200 मीटर है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको जो ये नदियां दिखाई दे रही हैं, ये पूरे की पूरी ये नदियां जो दिखाई दे रही हैं, ये नदियां ही मिलके क्या बनाती है बाबू? मैदान बनाती है। तो यहाँ पर आपको सिंधु नदी का मैदान मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर में ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सिंधु नदी का मैदान। ये वाला हिस्सा कहलाएगा गंगा नदी का मैदान और ये वाला हिस्सा कहलाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। समझ में आ गया? कितनी ऊंचाई? 183 मीटर की ऊंचाई है। लंबाई कितना? 2400 किलोमीटर की। और चौड़ाई कितना? 250 से लेकर 500 किलोमीटर। कहीं पर 250 है, कहीं पर 500 है, ठीक है, और कहीं उसके बीच में है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मंद ढाल है जिसके वजह से नदी जो होती है, यहाँ पे मंद ढाल है। यहाँ पे तो ढाल उतनी ज्यादा नहीं ना पाई जाएगी। क्यों? यहाँ पर तो युवा अवस्था ना होती है, पहाड़ों पर युवा अवस्था, मैदानों में पौधावस्था, और एकदम यहाँ पर वृद्धावस्था। पढ़ा है तो ना, 3 गो अवस्था, युवा अवस्था, पौधावस्था और वृद्धावस्था। तो मैदानों के पास क्या आ जाती है? पौधावस्था में, इसलिए ढाल क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। ढाल बहुत ज्यादा नहीं होता। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मंद ढाल है, बहुत ज्यादा ढाल नहीं है। मतलब उतना ज्यादा सरफेस, उतना ज्यादा ये नहीं है, नीचे तक नहीं गया है। ठीक है। अब पहाड़ों पर देखो तो उत्तराखंड में नदी अपनी कौन सी अवस्था में होती है? युवा अवस्था में होती है। तो काट छाट तो बहुत ज्यादा मचाती है। तो काट छाट ज्यादा होगा, अपक्षय का कार्य ज्यादा होगा, अपर्दन का कार्य ज्यादा होगा, तो मट्टी बहुत ज्यादा लेके आएगी। अब मिट्टी लिया लिया के कहाँ पे फेंक देती है? इसी मैदानी हिस्सों में फेंक देती है। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? बताइए ऊंचाई, बताइए ऊंचाई 183 मीटर और चौड़ाई 250 से लेकर 500 और लंबाई 2400 किलोमीटर। अच्छा, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है टोटली? पश्चिम में पंजाब, पूरब में असम तक। ठीक है, पूरब में, और पश्चिम में पंजाब तक। पश्चिम में पंजाब और पूरब में असम। ठीक है, और किसके किसके बीच में है? हिमालय पर्वत और दक्षिण में पठार के बीच में। कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? 3 गो नदी। सिंधु नदी, सिंधु में कौन सी नदी? सतलज। ठीक है, सबसे मेन नदी है वो। चिनाब भी मेन नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कैसा जमीन होता है? उपजाऊ जमीन। यह मैदान के गणना विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में की जाती है। यह काप मिट्टी पाई जाती है। उसी काप मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसी काप मिट्टी को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसी एलुवियल सॉइल को हम लोग क्या कह सकते हैं? नवीन जलोढ़ कह सकते हैं। ठीक है, ये गहराई बहुत ही अधिक होती है, जो कुछ स्थानों पर 4000 मीटर तक पाई जाती है। ये मिट्टी का जो स्थान पाया जाता है वो 4000 मीटर तक। नदियों की गति यहाँ समतल होने के कारण यहाँ नदियां बहुत मंद गति से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहती है। क्विक फैक्ट्स आप देख लीजिए यहाँ पर। नदियां कौन कौन सी? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि सिंधु नदी ज्यादातर कहाँ बह जाती है? पाकिस्तान में। और सतलज कहाँ बहता है? भारत में सबसे ज्यादा बहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सतलज लिखा है। लेकिन आप, ये किसका सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, सबसे गहरा निक्षेप कहाँ पे होता है? 4000 मीटर। अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए कारण क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कहा जाता है अन्न का भंडार। अन्न भंडार किसको कहते हैं? मैदानी भागों को कहते हैं। अन्न भंडार किसको कहेंगे? मैदानी, क्योंकि ये पूरा अन्न देके जाता है भाई। कैसे? गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, कोई भी अगर मान लो कि उपजाना होगा ना, तो इसमें उपज जाएगा। कोई भी चीज इस मिट्टी में उपज सकता है। मैदान समझ में आ गया? समझ में आया? भारत का विशाल मैदान पूरा का पूरा, ये देखो पीला वाला जो हिस्सा ये है ना, ये पूरा का पूरा विशाल मैदान है।
उत्पत्ति, इस मैदान का निर्माण हिमालय के पर्वत से बनने के बाद हुआ था। प्रक्रिया, हिमालय और दक्षिण के पठार के बीच बनी एक गहरी खाई थी, तेथिस सागर, और इसमें जल भर गया था। बाद में हिमालय और पठार से बहने वाली जो नदियां थी ये सब आके एक साथ मिल गई और ये खाई को क्या कर दिया, भर दिया। ये खाई था, इधर से भी ऊंचा इधर से भी ऊंचा, दोनों जगह से ऊंचा होता तो खाई जैसा नीचे नहीं चल जाएगा, ये नीचे चल गया था। लेकिन नदियां जो थी अपने साथ कई सारे अवसाद ले आकर इसी में उड़ेल देती थी, बौर देती थी। अब भरते 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 11 करोड़ साल बाद ऐसा भर गया कि आज यहाँ पे मैदान है। समझ में आया? विशाल मैदान का निर्माण हुआ, यहाँ पर विशाल मैदान, बहुत बड़ा मैदान का निर्माण हुआ। ये देखो, आप इसको देख के एक तो समझ सकते हो या तो इसको देख के समझ सकते हो। ये वाला हम इसलिए डाले हैं ताकि आपको इसमें नदी भी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ पे भी नदियों का जाल बहुत ज्यादा है। देखो ये इतना दूर तक फैला हुआ है पूरा का पूरा मैदान, ठीक है, ये इतना दूर तक फैला हुआ है। और नीचे ये सब क्या है, पूरा का पूरा पठार है, ठीक है, ये पठार है ऊंचा, और ये वाला पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ है, ये पर्वत चोटियां। और इस जगह पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, इस जगह पे मरुस्थल, और इस जगह पे तट रेखा, और ये वाला द्वीप समूह, ये वाला लक्षद्वीप, ठीक है, मालदीव्स और लक्षद्वीप, है ना? वहां पे अंडमान निकोबार। आइए देखो श्रीलंका, श्रीलंके, ठीक है, श्रीलंके, ये ना मैदान है ना, ये मैदान, ये वाला अंडमान निकोबार, ये वाला हो गया पूरा का पूरा मैदान, ठीक है। लंबाई बताइए, मैदान लंबाई 2400 किलोमीटर, ऊंचाई 183 मीटर, और चौड़ाई 250 से लेकर 500, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। कौन कौन सी नदी मिलके बनाती है, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदान। किसके द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदान, किसके द्वारा बाबू, सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदान। चलिए देखा जाए, रेडी है, सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदान, किसके नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी है बाबू, कितनी सहायक नदी है, 5 सहायक नदी। 5 सहायक नदियों के द्वारा क्या बनती है बाबू, सिंधु नदी का मैदान बनता है, 5 गो सहायक नदियों के द्वारा। ये 5 गो सहायक नदियों के नाम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और कौन सा, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। चलिए बोलिए, 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, बोलिए। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन सी नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बोलिए कौन कौन सा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन सा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन सा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बताइए, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये दोनों नदियों के बीच में जो जगह बच जाता है, दो नदियों के बीच का जो स्थान बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का स्थान जो उपजाऊ जमीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है। ये 5 गो दोआब मिलके बनाती है 5 गो नदी सिंधु के द्वारा। सिंधु के द्वारा 5 गो नदी जो है वो पांचों नदी क्या बनाती है, मैदान बनाती है या दोआब बनाती है, ठीक है। उपजाऊ जमीन हो जाएगी तो क्या बनेगा, मैदान बनेगा। उपजाऊ जमीन हो गई तो क्या बनेगा, मैदान बनेगा। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। सतलज नदी भी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बाकी सब की सब नदियां भारत से ही निकलती हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश से, कुछ आपके जम्मू कश्मीर के साइड से।
समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है इसका नदी कहां से निकलती है, कहां पे गिरती है, इस सब के बारे में आलादा क्लास में वो बताएंगे, पूरा नदी का तंत्र बताएंगे। रिवर सिस्टम जो है ना, रिवर सिस्टम, उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। रिवर सिस्टम एक बार बता देंगे कहां से कहां तक निकला हुआ है। अभी तो हम लोग मैदान पे फोकस कर रहे हैं ना, फोकस किस पे है, मैदान पे। चलिए देखिए, तो सिंधु नदी का जो है वो सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। सबसे पहले ये क्या बनाता है बाबू, सिंधु सागर मैदान। कौन सा मैदान, सिंधु सागर मैदान। कौन सा मैदान, सिंधु सागर मैदान। कौन सा मैदान, सिंधु सागर मैदान। सबसे पहला कौन सा मैदान बनाएगा, सिंधु नदी का सबसे पहला मैदान है सिंधु सागर मैदान। ठीक है। इसके बाद ये द्वाब बनाता है, चाज द्वाब। कौन सा द्वाब, चाज द्वाब, चाज द्वाब। रचना द्वाब, कौन सा द्वाब, रचना द्वाब। बारी द्वाब, कौन सा द्वाब, बारी द्वाब, बारी। और एक होता है बीस्त। कौन सा, बीस्त। बताइए कौन कौन सा मैदान बनाया, सिंधु सागर मैदान, चाज द्वाब। कौन सा द्वाब, चाज द्वाब, चाज द्वाब, द्वाब। ठीक है, चाज द्वाब, दोआब, दोआब, दोआब। दोआब किसको कहेंगे, दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को दोआब कहते हैं। समझ में आ गया। तो कौन कौन सा दोआब, सिंधु सागर दोआब या सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर द्वाब या सिंधु सागर मैदान। धड़ाक से याद कर लो, सिंधु सागर मैदान या सिंधु सागर द्वाब, सब एक ही नाम है। ठीक है। पहले बताओ सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, झेलम लेके झेल रहे हैं, झेलम। ठीक है, झेलम। और उसके बाद धर के खींच दिए चिनाब। ठीक है, फिर रवि नाम का एक लड़का था, रावी। और उसके बाद किसको बुलाया, वो सतलज को। अब ब्यास, ब्यास जो होते हैं, ब्यास, ब्यास लोग जो नहीं होते हैं, जो कविता वगैरह लिखते हैं, कहानियां वगैरह लिखते हैं, ए ब्यास जी इधर आइए, सुनाइए, एकदम मारिए ताल का एकदम, जिया जिया ब्यास। ठीक है, तो लोग दोनों जन सुनने गए थे गाना, सिंधु भी गई थी वहां पर। तो सिंधु जब गई ना वहां पे, तो वो अपने साथ कई सारा लोग को झेलते हुए लेके गई। तो झेलते हुए लेके गई तो झेलम। अब बुला के लाई किसको, खींच के चिनाब को। चिनाब को खींच के लेके आई तो चिनाब अपने साथ 2 गो दोस्त और लेके गया, रावी को और सतलज को। रावी को भी बुला के ले गया, सतलज को भी। अब वहां ब्यास क्या कर रहे थे, गाना लिख रहे थे, बाट बेटा एकदम, मैं जिया जिया ब्यास। ठीक है। तो सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। कितने नदियां, तो एक खाली लिख रही है, सुनो। कितनी नदियां, 5 गो नदी। 5 गो नदी कितने मैदान बनाती है, 5 मैदान बनाती है। कौन कौन सी, सिंधु सागर मैदान, चाज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब। समझ में आ गया, याद हो गया। पहला बताइए, सिंधु सागर मैदान, चाज द्वाब, बारी द्वाब, बीस्त द्वाब, और एगो रचना द्वाब। ठीक है, रचना द्वाब। आप हमको नहीं भुला पाइएगा, आप हमको भुलवा नहीं पाइएगा। हम कहीं ना कहीं एगो जोड़ देंगे, हम कहीं अगर मान ले बीच में भूलियोगे ना, तो हम कहीं ना लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, आप हमको नहीं भुलवा पाइएगा। आप सोच रहे हैं सर रचना कहाँ बोले, लास्ट में जोड़ देंगे हम रचना, क्या दिक्कत है। 5 को होने से ना मतलब है, सिंधु सागर मैदान, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब, रचना द्वाब, और अरे सिंधु सागर मैदान, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब, चाज द्वाब, हो गया। कहीं पर भी हम जोड़ सकते हैं, गड़बड़ काहे कर दे रहे। सिंधु सागर मैदान, चाज द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब, रचना द्वाब, हो गया। समझ में आ गया। देखो इधर देखो मेरी तरफ, चाज हो, चाज हो, क्या दिखाई दे रहा है, चाज हो। दुआब है ना, तो 2 गो नदी मिलके बनाएगा ना, दुआब है तो 2 गो नदी मिलके बनाएगा। अरे 2 गो नदी नहीं मिलके बनाएगा, तो 2 गो नदी में चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, क्या हो जाएगा, चिनाब और प्लस झेलम। समझ में आया।
नहीं समझ में आया? इसको क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर चार्ज द्वाब। कौन सा द्वाब? चार्ज द्वाब। रोचना, रावी, चिनाब, देख लो चौसा है ना। रावी प्लस चिनाब, कौन सी नदी, कौन सा द्वाब? रचना द्वाब। रावी चिनाब रचना द्वाब, चिनाब झेलम चार्ज द्वाब। बारी, तब ब से हो गया ब्यास और री से हो गया रावी। तो ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी, कौन सा द्वाब? पारी द्वाब। कौन सा द्वाब? अब देखो यहाँ पे क्या है, बिस्त, तो ब से ब्यास प्लस क्या चीज? तो तो सतलज, सतलज, सतलज द्वाब। कौन सा? बिस्त द्वाब। समझ में आ गया? ओ भाई साहब, दिस इज दीपक सर कमाल। समझ में आ गया? इतना नहीं याद रखना है बाबू, ये वाला आपको नहीं याद रखना है, ये वाला याद करिए। 5 को सिंधु नदी का नाम याद करिए, ये हो गया। नहीं बन जाएगा? अरे ये वाला किससे किससे दोआब से मिलके बना है, नहीं बन जाएगा? चिनाब और झेलम से, रावी और चिनाब से, ब्यास और रावी से, ब्यास और सतलज से। सुनाई मजा नहीं आ रहा है, पढ़ा के फायदा नहीं है। तुमसे ज्यादा आवाज तो हमारा है, अकेले अकेले। चलिए, पहला मैदान, मैदान बोलेंगे या दोआब? दोनों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोनों। सिंधु सागर मैदान द्वाब, चाज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब। चाज द्वाब किससे? चिनाब प्लस झेलम, चिनाब प्लस, चिनाब प्लस रचना द्वाब, रावी प्लस, रावी प्लस बारी द्वाब, ब्यास प्लस, ब्यास प्लस बिस्त द्वाब, ब्यास प्लस, ब्यास प्लस। याद हो गया? याद हो गया सभी को? अकेले में लिख देंगे इसको बिना देखे, अकेले अकेले में, ठीक है? बिना देखे लिख के दिखाइए तो थोड़ा सा। चलो हम लिखते हैं, आप लोग बोलिए। हाँ चलिए, बताइए सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी? कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और एगो। बताइए सबसे पहला मैदान? सिंधु सागर, सिंधु सागर। अच्छा दूसरा बताइए? चाज द्वाब। कौन सा द्वाब? देख के बोलता है सब। चाज द्वाब। तीसरा कौन सा द्वाब? चौथा बारी द्वाब। पांचवा कौन सा द्वाब? कितने द्वाब हो गए? 5। कितनी नदियां? सिंधु नदी की 5 को सहायक नदी, झेलम चिनाब रावी, झेलम चिनाब रावी सतलज। बस बस खत्म, इतना जल्दी होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? हाँ कौआ जैसा, झेलम चिनाब कौआ, झेलम चिनाब कौआ। हाँ कौआ बना है, उड़ रहा है। नहीं ठीक बोला है। क्या बोलेंगे? झेलम चिनाब रावी, झेलम चिनाब रावी। समझ में आ गया? झेलम चिनाब रावी सतलज, झेलम चिनाब रावी सतलज है। गदई, गदई भी नदी जोड़ दें, गदई नदी जोड़ दें, तुम ही को जोड़ देते हैं। बताइए बताइए जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। झेलम, झेलम चिनाब रावी सतलज, झेलम चिनाब रावी सतलज प्यास। समझ में आ गया? सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? एक वीडियो बन जाए। आ सभी कोई रेडी है? एक से एक लड़का लोग, एक से एक लड़का लड़की दोनों। बोला है बटन को बोलो कि प्रेस कर दें।
सर प्रेस हो गया नहीं, टिपा गया। कोनो दिन बोलेगा बेटा टिका गया, जिसको तिसको लिया के टिक देगा। आप लोग बोलिएगा, हम यहाँ पे लिखेगा। हाँ सबको ही बोल, नहीं नहीं हाँ हल्का हल्का ले लेना, जल्दी से घुमा के, ये लोग को उतना सेलिब्रिटी नहीं ना बनाना है। चलो लेके जल्दी से घुमा देना। आप लोग बताइएगा मेरे को, सिंधु की 5 गो सहायक नदी और उससे बनने वाले मैदान, ठीक है मैदान, सब कोई कॉपी बंद कर दो, हमको बोलेगा पहले। सिंधु की 5 गो सहायक नदियों के नाम बताइए। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। समझ में आया कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। सबसे पहला मैदान कौन सा बनाता है? सिंधु सागर मैदान। इस मैदान को हम लोग क्या कह सकते हैं? दोआब कह सकते हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दूसरा बताइए, चाज दोआब किन किन नदियों से मिलकर बना है? चिनाब प्लस, चिनाब प्लस झेलम। अच्छा दूसरा बताइए, तीसरा तीसरा रचना दोआब। कौन सा दोआब? रावी प्लस, रावी प्लस चिनाब, रावी प्लस। अच्छा चौथा बताइए, बारी दोआब। कौन सा दोआब? ब्यास प्लस, ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस। अच्छा पांचवा बताइए, बीस दोआब। कौन सा दोआब? ब्यास प्लस सतलज, ब्यास प्लस। इस तरीके से कितने कितने दोआब? 5। सिंधु सागर मैदान, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बीस दोआब। बताइए कौन कौन सा? सिंधु सागर मैदान, चाज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बीस द्वाब। समझ में आ गया? ये 5 गो नदी एकदम पता खतरनाक, एकदम पूरा एकदम तहलका मचा दी तुम लोग। हम नीचे से देख रहा है, ऐसा सुना है नीचे से ऊपर की ओर चला आया। तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई अभी अभी हम इतना खतरनाक पढ़ा है ना, दूसरा पड़ोसी वड़ोसी उठ के आ गया। क्या कोई झगड़ा वगड़ा हो गया का? समझ में आया? पड़ोसियों को, पड़ोसियों को अब क्या बताए, उधर से चल आया सब। चाचा ठीक है, अरे पढ़ा रहे थे इसीलिए। ठीक है पढ़ा रहे थे। अरे झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है कुछ। अरे आप काहे नहीं मानते हैं? ठीक है ठीक है, चलो आगे देखते हैं। है बाबू सिंधु नदी समझ में आ गया? अभी इसके बाद कौन सा समझना बाबू? गंगा नदी। देखो गंगा नदी का जो मैदान है ना बाबू, बहुत बड़ा मैदान है। गंगा नदी का मैदान क्या है? सबसे लंबा मैदान है और सबसे बड़ा मैदान है। बोलेगा भारत में कौन सी नदी है, भारत में कौन सी नदी है जो सबसे लंबी बहती है? ठीक है कौन सी? गंगा नदी। और सबसे मैदान किसका बड़ा होगा? तब गंगा नदी का होगा, क्योंकि वो सबसे लंबा नदी है तो सबसे बड़ा मैदान। अरे चाचा कुछ भी नहीं, आप इधर ही खड़े हैं अभी भी, कोई बात नहीं है। बच्चा लोग को पढ़ा रहे थे ना, जोश में ज्यादा आ गया। हाँ ठीक है ठीक। चलो आगे देखते हैं गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो होता है, गंगा नदी का जो मैदान है, देखो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का मैदान बहुत ही लंबा मैदान है। गंगा नदी का मैदान टोटली भारत का आधा हिस्सा कवर कर लेता है। और इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे राम गंगा, टोन सोन का, फिर घाघरा नदी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। राम गंगा, सोन, टोन, उसके बाद हो गया आपका और जैसे कौन सा? अरे बोलो ना रे। गंगा नदी का
गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना नदी हो गई, फिर हो गया आपका राम गंगा हो गया, टोन हो गया, सोन हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की कितनी नदियां सहायक नदियां? केन, बेतवा, टोन, सोन, रामगंगा। ठीक है, ये सब क्या है? काली नदी। ये सब मतलब सब गंगा की सहायक नदी, सब का सब पानी लेके क्या आ जाती है? अपने इस मुख्य नदी में लेके चला आता है। इसलिए गंगा नदी का पानी बहुत खतरनाक हो जाता है। गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब फरक्का बांध के पास, मालदा के पास देखो, देखो मान लो ये गंगा नदी है, हाँ? देखो यहां से, ध्यान से है बाबू, बात नहीं करो। ये देखो, ये मान लो गंगा नदी, ठीक है? गंगा नदी का एक तीर इधर, एक तीर इधर। गंगा नदी के तीरे तीरे, इधर तीर है एक ठो, एगो इधर तीर है। ठीक है, तीर मतलब समझते हो? गिर दर्जन घाट। गिर दर्जन घाट का नाम सुना है? घाट बोले तो एकदम खाई। अरे घाट का नाम नहीं सुनी है? 3 नंबर घाट, रॉय घाट। तो नदी के तीरे है कि नहीं वो? हे भगवान! अरे यहां से लॉन्च पकड़ के चली जाती है यहाँ बैरकपुर। तो बैरकपुर का साइड जो है यहाँ पर, वो क्या है? घाट है कि नहीं है? उधर रॉय घाट है, इधर पे 3 नंबर घाट है, सबसे खतरनाक घाट, अच्छा घाट। ठीक है, 3 नंबर घाट, वहां पे बहुत लोग जाते हैं। समझ? बात नहीं करो। देखो ये गंगा नदी है, देखो ध्यान से, इधर गंगा नदी है, ठीक? दामोदर नदी ना, दामोदर नदी इस साइड से होके इसमें बहती है। तो ये साउथ से कहां जा रही है? नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। और यहां से जाती है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जो नॉर्थ से साउथ में लेके आती है अपनी पानी, और कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जो साउथ से नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं अपने पानी को। ठीक है, तो कोई कोई बहता है पश्चिम से पूरब, तो कोई बहता है पूरब से पश्चिम। ऐसे ऐसे नदी बह के, लेकिन सब का सब पानी कहां पे आता है? इसी गंगा नदी में आता है। अब इस गंगा नदी का पानी इतना ज्यादा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, और 3 गो तो संगम है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 गो नदी आके मिलती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, 3 गो नदी आके मिलती है। इसके वजह से वहां पे पानी और ज्यादा हो जाता है। समझ में? कैसे हो जाता है? और ज्यादा हो जाता है। तो और ज्यादा हो जाने के कारण यहां से एक बांध बनाया गया, बैरेज बनाया गया, बैराज बनाया गया। वो बैराज जो है उसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का। तो फरक्का बैराज के पास आके ये जो गंगा नदी है वो 2 हिस्सों में से बढ़ जाती है। गंगा नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक नदी चल जाती है, पद्मा नदी चल जाती है, कहां पे? बांग्लादेश में। कहां चल जाती है? एक नदी का हिस्सा आ जाती है कहां पर? हुगली नदी। यहां पर हम लोग के साइड बहती है, श्री रामपुर के साइड बहती है। ठीक है, आज हम पहली बार यूट्यूब पे हम अपने जगह का नाम लिए हैं, श्री रामपुर। पहली बार हम नाम लिए हैं यूट्यूब में इतने सालों से। सही बता रहे, इससे पहले कभी नहीं लिए थे। ये श्री रामपुर के पास हम खाली लिख देते थे लेकिन नाम नहीं लेते। श्री रामपुर के पास से नहीं, इधर से बहता है। और श्री रामपुर इतना ऐतिहासिक जगह है कि नाम लेना ही पड़ेगा। श्री रामपुर मिशनरी के बारे में दिया होगा, हाँ श्री रामपुर मिशनरी पढ़ाएंगे आपको, काहे टेंशन करते हैं। श्री रामपुर मिशनरी के बारे में दिया होगा। ठीक है, वहीं पर डेनमार्क बसा हुआ है, यहीं पर टेक्सटाइल कॉलेज है यहाँ पर। श्री रामपुर एक ऐतिहासिक जगह है। श्री रामपुर के बारे में हम एकदम पूरा जिग जिग करके बताए, एकदम बेहतरीन बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो गंगा नदी समझ में आ गया। तो गंगा नदी की कई सारी सहायक नदी है, बताइए कौन कौन सा? टोन, सोन, केन, बेतवा। टोन, सोन, केन, बेतवा, टोन, सोन, केन, बेतवा। ठीक है, टोन, सोन, केन, बेतवा। सोन नदी से बहुत ज्यादा बालू निकाला जाता है। टोन, सोन, केन, बेतवा, रामगंगा, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां। ठीक है, देखा जाए, देखिए ध्यान से, बताना चाह रहे हैं कि मैदान देखो कहां कहां पे बन रहा है। अभी हम लोग गंगा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, कतई लोग ध्यान से सुनो, गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग तो मैदान में पढ़ रहे हैं। हम जस्ट अभी दिखा रहे हैं कि कौन 2 नदियों के बीच में एगो मैदान बन रहा है। बताइए, यहाँ पे मैदान बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे पहाड़ है। देव प्रयाग के इस साइड क्या है? पूरा पहाड़। इस साइड से आप देव प्रयाग से यहां निकलिएगा ना, हरिद्वार के इस साइड कन्नौज के पास, कन्नौज के पास आ जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा? मैदान। तो देखिए यहां से राम गंगा, कौन सा? गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। गोमती, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। ठीक है, गंडक और कोसी जो कहां से बह के आ रही हैं? कहां से?
नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर। और इधर से बहने वाली नदी देखो सोन, और इस साइड से एगो यहाँ पे मिलती है फरक्का बैरेज के इस साइड मिलती है एगो, नाम है उसका दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। तो दामोदर किसकी सहायक नदी? गंगा की। माही नहीं, माही नहीं। टोन किसकी? गंगा की। टोन किसका? गंगा का। रामगंगा पहला, रामगंगा जो है वो क्या है? पहला सहायक नदी है, ये पहली आती है पहले। ठीक है, बात करती है। तो गंगा नदी कहां से बनती है? देवप्रयाग से बनती है। मैदानी भागों में आ जाती है हरिद्वार के बाद, हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में आती है। कहां से चालू होता है? कन्नौज का मैदान। किसका मैदान? कन्नौज का मैदान। कन्नौज के पास पहुंचेगा तो कन्नौज का मैदान, प्रयागराज का मैदान, गाजीपुर का मैदान, छपरा का मैदान, पटना का मैदान, सोनपुर का मैदान और कुर्सेला का मैदान। ठीक है, इस जगह पे हम लोग के पास आ जाएगा तो हुगली नदी का मैदान। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? हुगली नदी। समझ में आ गया? ये गंगा की इतनी मुख्य मैदान का है। सबसे लंबा मैदान कौन बताता है? गंगा का नदी। गंगा नदी क्या बनाती है? सबसे लंबा मैदान। देखो यहां से चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, यमुना नदी में अपना पानी ढकेल दिया तो यहां पे भी तो बनाएगा मैदान। तो आप बनाएगा दो नदियों के बीच का स्थान, दोआब, दो नदियों के बीच का स्थान। समझ में आया कि नहीं आया? पेन कहाँ गया हमारा? हमारा पेन कहाँ चला गया? वेयर इज माई पेन? ओहो सॉरी, बोलेगा तो ये गधा गधा कुछ बोलबो नहीं कर रहा है। बताइए बाबू, देखो इधर मेरे तरफ देखो, इतना नाम याद रहेगा? कन्नौज का मैदान, प्रयागराज का मैदान, ना 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 ना, ये जीडी है, यहां पर उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए बाबू इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये है गंगा का प्रवाह मार्ग। जब ना अपने पहाड़ से निकलकर नदी मैदानों की ओर बहती है तो पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा होता है। पहाड़ ऊंचा होता है कि नहीं? पहाड़ ऊंचा होता है। तो ये गंगा नदी का उच्च मैदान, कौन सा मैदान? गंगा नदी का उच्च मैदान, गंगा नदी का, गंगा नदी का मध्य मैदान, गंगा नदी का मध्य मैदान। ठीक है, गंगा नदी का मध्य मैदान, यह गंगा नदी का उच्च मैदान। नहीं समझ में आया? यहां पे ये जो नदी का हिस्सा बता रहे हैं हम, ये गंगा नदी का कैसा मैदान है? उच्च मैदान। ठीक है, उच्च गंगा नदी का मैदान या उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान। ये वाला मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ये वाला निम्न गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? निम्न गंगा। नून गंगा नहीं रहे तो एक दिन ना इसे ही हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ ना कि मतलब पिछले बैच में जो पहला बैच था, पिछले बैच में पढ़ा है ना निम्न गंगा का मैदान, उसी में से को बीच में से उठ के बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सर नून गंगा का मैदान, और उसी में वीडियो में हम भी बोल दिए हैं नून गंगा का मैदान। अरे बेटा उसी में ना इसे बोलते बोलते हम भी बोल दिए, उसी में लपटा गया एक के बार में। ठीक है, गड़बड़ा नहीं जाता है कभी कभी भाई, जीभ है कभी भी फिसल सकता है ना? बहुत जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता है पढ़ाते वक्त, कहीं बेटा उल्टा पुल्टा ना बोला जाए, ऐसा भी होता है। देखो कदाई लोग को उस पे ध्यान है, ध्यान अगर जब इस पे ध्यान लगाए हो तो इसी पे ध्यान होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, काट ले सांप, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे। 500 रुपया बगले में तो है, 2 रुपया में एकदम एंटी वेनम लगा देगा। देखो देखो उसी के पीछे, अब उसी को देखे काय काय करेगी, देख मार दी, यही गंगा में डुबा देंगे, पाप धुल जाएगा सब सारा। देखो इधर पे, इधर देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? गंगा नदी का, गंगा का उच्च मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निम्न मैदान। ठीक है, सबसे बड़ा मैदान गंगा नदी का मैदान, सबसे बड़ा मैदान गंगा नदी का मैदान। समझ में आ गया? सबसे बड़ा मैदान गंगा नदी क्या होती है? बनती है कहां पे? बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दूगो नदी आके मिलती है, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी,
अलकनंदा और भागीरथी जब जहां क्या के मिलती है उसी से आगे जब बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है? गधा कहीं का गंगा नदी कहलाती है। देव प्रयाग में आप तक मिलती है, उसको एक संगम स्थल कहते हैं। कहाँ है? ऊपर देख कहाँ है? कैलाश पर्वत पर बैठा है, गधा कहीं का। देव प्रयाग भाई जब ये जब नदी निकल रही है तो देव प्रयाग नदी, अरे गधा गंगा नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? इसको कौन सा मैदान कहेंगे, उच्च मैदान की निम्न मैदान? ये गंगा नदी का उच्च मैदान, गंगा नदी का मध्य मैदान, गंगा नदी का। हम लोग कौन से मैदान में आते हैं? निम्न मैदान में आते हैं। कौन से मैदान में? इसीलिए दामोदर नदी जो थी, दामोदर नदी यहाँ पे बाढ़ लेके आती थी। बंगाल का शोक किसको कहते थे? दामोदर नदी को। लेकिन वहां पे बन गई बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ये परियोजना जब से बन गई है उसके ऊपर बांध लगाया गया और इसके वजह से अब वहां पे बांध का पानी नहीं आता। लेकिन कोई कोई जगहों पे, पुरुलिया वाले जगहों पे घुस जाता है पानी, और वहां का आदमी लोग एकदम पूरा नाव अपने हिसाब से रखा हुआ है कि भाई कभी पानी उनी घुस गया तो यहाँ सरकार का कोई मदद तो करने आएगी नहीं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अपना अपना नाव रख लेते हैं। जब भी पानी आएगा, देख रहे रमेश पानी आता है, भाग बेटा, जब भागो एकदम समझ में आया? ऐसे हो जाता है। गंगा नदी का मैदान समझ में आ गया। आइए को बच गया सिंधु नदी का मैदान, पढ़ लिया जाए। सिंधु नदी का मैदान पढ़ लिया जाए। सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी पढ़ लिया है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है वो भी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, राक्षस ताल से। कहां से निकलती है? राक्षस ताल, ठीक है। वहां पे एक झरना है, संगे खबाब झरना, उस झरने से निकलती है। आगे पढ़ाएंगे, बहुत खतरनाक है। जब चेमा यालुंग डंग, ये सब क्या है, उसका नाम है चेमा यालुंग डंग, चेमा यालुंग डंग, यालुंग सांगपो, यालुंग सांगपो, यांग सी क्यांग, यांग सी क्यांग, क्या नाम है ये? ब्रह्मपुत्र का नाम है। ऊपर चल जा रहा है ना माता का, कैसे चल जा रहा है? अभी तो नदी के बारे में हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, जस्ट अभी हम बता रहे हैं कि देखिए नदी को ये नाम से जाना जाता है। सुनो, ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ये कहां से निकलती है बाबू? मानसरोवर झील के संगे खबाब झरना से निकलती है। कहां से? संगे खबाब। आगे बढ़े, सॉरी, राक्षस ताल, संगे खबाब राक्षस ताल, उधर ही मानसरोवर झील। सुनिए, मानसरोवर झील से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र निकलकर जब कहां पे आती है? असम वाले क्षेत्रों में। इधर देखो, इधर पे है असम क्षेत्र, इधर पे कौन सा है? असम, ऐसे ही है असम, ठीक है, इस तरीके से असम है। असम में जब घुसती है ना, इतना चौड़ा हो जाती है नदी, इतना चौड़ा हो जाती है कि वहां पे ना ऐसा लगता है समुंदर आ गया है, समुंदर टाइप का हो जाता है, ठीक है। और यहां पे मैदान बनाता है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और यहां पर एगो, यहां पर एक तो इतना बड़ा मैदान पानी के बीचे बीच में है एकदम, और उठ गया है पानी के एकदम बीचों बीच। नदी का सबसे बड़ा द्वीप है ये, नदी का सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व में, नदी के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप है। देखो सारे के सारे द्वीप लगभग लगभग किसके ऊपर है? समुद्र में है ना, समुद्र में है ना। जैसे ग्रीनलैंड किसमें है? समुद्र में। उसी तरीके से ये जो है ना बाबू, ये जो द्वीप है, ये द्वीप एक मैदान के साथ साथ क्या है? एक मैदान के साथ साथ क्या है? एक द्वीप भी है। और असम का ना, असम का डिस्ट्रिक्ट है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप, मांजुली, मोन्जोली का नहीं, मोन्जोली का बोलता है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है बाबू? मांजुली द्वीप। लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 900 वर्ग किलोमीटर, समझ में आया? 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मांजुली द्वीप, वो मैदान है एक तो, नदियों के बीचों बीच में, ठीक है। यहां से नदी ऐसे कट के निकल गई है, समझ में आया? नदी, ठीक है। तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां बहुत सारी है, मानस, तीस्ता, लोहित, मानस, तीस्ता, लोहित, ठीक है। कौन कौन सी? मानस, तीस्ता, लोहित। दुगो नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तीस्ता नहीं है रे, मानस, तीस्ता, लोहित, ठीक है, ठीक है। नहीं, सुवर्णश्री, लोहित और मानस, हाँ, एमटीएस,
ठीक है, 10th क्लास पास करने के बाद सरकारी नौकरी निकलती है इस एमटीएस की। मानस तिस्ता स्वर्णश्री, मानस तिस्ता स्वर्णश्री, मानस तिस्ता स्वर्णश्री, ठीक है, मानस तिस्ता स्वर्णश्री, ये सब सहायक नदियां हैं उसकी। चलो आगे देखते हैं। आप देखिए, यही हम लोग का लास्ट वाला था, अभी तक पढ़ाए थे जहां पर पीपीटी से पढ़ाए थे, ये वाला मैदान पूरा ये वाला हिस्सा था। अभी देखो मैदान, देखिए ध्यान से, देखो पूरा मैदान, ये वाला हिस्सा क्या है, मैदान है, ये वाला पूरा पहाड़, और नीचे में पठार, ठीक है, ये देखो। अब ऐसे क्लास करा रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा रे तुम लोग को, समझ में नहीं आ रहा है। काश हम लोग को कराया होता, अभी हम साइंटिस्ट बन गए होते। देखो ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये पहाड़ हो गया, पर्वत चोटी देखो कितना दूर तक फैला हुआ है, पर्वत, ये वाला पूरा, और ये वाला क्या हो गया, पूरा मैदान, और नीचे पठार, ये वाला मरुस्थल, ये मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पे भी मैदान है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखो क्षेत्रीय विभाजन कैसे कर सकते हैं इसका। ब्रह्मपुत्र समझ में आया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ मैदान में जो है वो कौन सा है, आपका मांजुली द्वीप, ठीक है, कौन सी द्वीप बनी हुई है, मांजुली द्वीप बनी हुई होगा, ब्रह्मपुत्र का नहीं दिया है। ब्रह्मपुत्र का उतना ज्यादा जानते हो, खतरनाक नहीं है, यही तो है, तीस्ता स्वर्णश्री और लोहित, तीस्ता स्वर्णश्री लोहित, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का मैदान सागर तल से कितनी ऊंचाई पर है, 160 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है, और कौन कौन सी सहायक नदी है उसकी, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता लोहित और स्वर्णश्री, ठीक है, तीस्ता लोहित और मानस भी है। ब्रह्मपुत्र के पानी में इतना अधिक मिट्टी मिला हुआ है कि थोड़ी ही रुकावट में उसमें मिट्टी का ढेर लग जाता है, यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत से नदी द्वीप बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कितना मीटर लगभग है, वर्ग मीटर, 929 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 929 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यह नदी चल जाती है कहां पर, साउथ साउथ साइड की ओर चल जाती है, जिसमें क्या बनता है, बंगाल की सबसे बड़ी खाड़ी में गिर जाता है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, वहीं पर बनाती है डेल्टा, सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, ठीक है। तो बताइए ब्रह्मपुत्र मैदान के सागर तल की ऊंचाई कितनी है, 160 मीटर, और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में मेघालय के बीच की स्थिति से होकर गुजरती है, जिसके वजह से यहाँ पे 3 गो नदी आके इससे मिलती है। इसकी सहायक नदियों का नाम है मानस, तीस्ता, लोहित, ठीक है, मानस, तीस्ता, लोहित, स्वर्णश्री, ठीक है, स्वर्णश्री, लोहित, तीस्ता, स्वर्णश्री, लोहित, तीस्ता, समझ में आ गया। आगे बढ़े, मांजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। अब बोलेगा कि समुद्र पे सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड, कौन सा, ग्रीनलैंड, ठीक है, समुद्र पे सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, नदी पर सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप, कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां पर है, असम में, कहां पे। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय विभाजन देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर 3 उपभागों में विभाजित हुआ है, सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सतलज का मैदान पंजाब और हरियाणा राज्य, समुद्र तल से ऊंचाई 200 से लेकर 240 मीटर, 200 से लेकर 240 मीटर, 200 से लेकर 240 मीटर। इसमें रावी, चिनाब, व्यास, सतलज प्रवाह दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। सरहिंद जल विभाजिका सतलज और यमुना के बीच स्थित है। अरावली पहाड़ियों के भी यहाँ जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक मतलब जल ऐसे बह रहा है, उसके बीच में अगर पहाड़ आ गया तो विभाज्य कर देगा, उसको क्या कहते हैं, जल विभाजिका, पढ़ाए थे पहले ही चैप्टर में। विस्तार देखो, गंगा नदी का विस्तार, गंगा नदी का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश वाला इलाका मैदानी उच्च भूमि, गंगा नदी की उच्च भूमि, उच्च मैदान की भूमि, इसको बिहार वाला क्षेत्र मध्य मैदान की भूमि, और ये वाला निम्न मैदान की भूमि हो गया। तो ये वाला उत्तर प्रदेश उच्च वाला हो गया, बिहार वाला मध्य हो गया, और पश्चिम वाला निम्न हो गया।
ठीक है। पश्चिमी पश्चिमी भाग में 200 मीटर तथा डेल्टाई भागों में 50 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। नदियां मुख्य रूप से सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टोन, रामगंगा, बेतवा, दामोदर, बहुत सारा। ठीक है। ढाल कौन है, पश्चिम से पूरब की ओर। ढाल किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का देखिए तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मेघालय के बीच असम घाटी के पास। औसत मीटर कितना ऊंचाई, 160 मीटर। और नदियां मुख्य रूप से तीस्ता, स्वर्णश्री, लोहित। तीस्ता, स्वर्णश्री, लोहित। विशेषता क्या है, यह नदियों में मिट्टी अधिक होती है, इसके कारण मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, जिससे नदी द्वीप बन जाते हैं। मांजुली द्वीप 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सब लिख दिए हैं बाबू, जो आपके किताब में है ना, वो किताब का एक वो पूरा का पूरा एक वो पेज निकाले हैं, आप पेज निकाल के छोटा छोटा भर दिए। नहीं आया समझ में, सिंधु खत्म। अच्छा, इसमें देखो कहीं चार्ज उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन पूछ देता है चार्ज तो आप किससे मिलके बना है। नहीं पढ़े रहेंगे तो बोलोगे कि ये तो हम लोग के एग्जाम में फंसा ही नहीं, सर पढ़ेबे नहीं किए थे और विदेश से क्वेश्चन आ गया, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। अच्छा सुनो, सुंदरवन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की शाखाएं मिलकर विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुंदरी, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरी सुंदरवन का डेल्टा। बस और बच गया, मिट्टी के आधार पर वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी के स्वरूप के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, भावर प्रदेश। सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा प्रदेश, भावर प्रदेश। देखिए भावर प्रदेश वो प्रदेश होता है जहां पर पत्थर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, छोटे छोटे भोले बाबा टाइप के दिखाई देंगे वहां पर, भोले बाबा भोले बाबा, छोटा छोटा भोले बाबा, अरे ऐसा ऐसा भोले बाबा ऐसा, ऐसे पत्थर पत्थर टाइप के दिखाई देंगे, इसको क्या कहेंगे, भावर प्रदेश। क्या कहेंगे, भावर प्रदेश। मिट्टी के आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए हिमालय के समीप कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र जहां पे नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, विलुप्त। अरे बाबू ये देखो मेरे तरफ, ये जो नदी आ रही है, अगर इसी नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर अगर रख दिया जाए तो कुछ दूर से अगर देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, विलुप्त हुआ हुआ दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि आपको चट्टान दिखाई देगा, नदी तो दिखाई नहीं देगी। इस वजह से ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर भावर प्रदेश में नदी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का मतलब क्या, दिखाई नहीं देती है, ऐसे थोड़ी कि जमीन के अंदर चल जाती है, ठीक है। दिखाई नहीं देती है। नहीं आप लोग, हम क्लियर कर देते हैं, क्या कि आप लोग बहुत कुछ सोच सकते हो ना, तो बताओ कहा नदी क्या जमीन के अंदर चला गया कहा, अब फिर वहां से इसे निकलेगा। ठीक है, देखो भावर प्रदेश में क्या होता है, भावर प्रदेश में हिमालय से जब निकलता है तो वो नदियां कुछ देर के लिए विलुप्त होती हुई दिखाई देती हैं, जिसको क्या कहते हैं, भावर प्रदेश। यहाँ पे चट्टान क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा। दूसरा देखिए तराई क्षेत्र, भावर के दक्षिणी या दलदली क्षेत्रों में विलुप्त नदियां पुनः क्या हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। भावर प्रदेश में क्या हुआ था, विलुप्त हुआ था, और तराई क्षेत्र में क्या हो गया, फिर से दिखाई देने लगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र कहेंगे। देखो तराई क्षेत्र में फिर से नदियां दिखाई देने लगती है, गाय भैंस भाई बकरी सब यहाँ पे पानी उनी पीता है। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए। विलुप्त नदियां फिर से कहां पे दिखाई देती हैं, तराई। कहां पे विलुप्त हो जाती हैं, भावर। यहाँ घने जंगल और लंबी लंबी घास पाई जाती है, इसीलिए तो ये गैया लोग को छोड़ दिया था, जाओ चर लो इसको, जाओ चर लो। ठीक है। अच्छा और देखो बांगर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा भाग जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यहाँ कंकड़ कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर मतलब बंजर, जहां पे ना नदी का पानी नहीं पहुंच पाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर। देखो ये नदी बह रही है बाबू, क्या बह रही है, नदी, ये नदी बह रही है, देखो इधर है, नदी मार गई है, और इसके आसपास अगर पानी आके जम गया तो ये कहलाएगा खादर। क्या कहलाएगा, खादर। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, कैसी उपजाऊ देखो इधर पे भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। अरे बाबू इधर देख ले पहले,
यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। क्या कहेंगे? खादर। और जहां पे मिट्टी नहीं पहुंच, जहां पे पानी नहीं पहुंच पाएगा, उसको कहते हैं बांगर। जहां पे पानी नहीं पहुंच पाएगा, बांगर। नदियां हर साल बाढ़ लेके आती है, बाढ़ का पानी अगर इसमें घुस गया बाबू, इसमें घुस गया तो कहलाएगा खादर। और जहां तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना हिम्मत थोड़ी होता है कि पूरा अंदर गांव में घुस जाए। हाँ, नहीं घुसेगा। जैसे मान लो कि हुगली नदी में बाढ़ आया, तो पानी का यहाँ हमारे घर तक आ जाएगा? हम तो सोच रहे कि घर तक आ जाए, एक तल्ला पे आ जाए। एक तल्ला पे आ जाएगा, दो तल्ला पे आ जाएगा ना, तीन तल्ला से कूद के झाप दे देंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। तुम लोग कैसे पढ़ पढ़ के आया? सर पढ़ने आए हैं। अरे बेटा समझ में आया? चलिए देखिए, इधर देखो। अगर नदी का पानी बाढ़ के वजह से, क्या बोलेंगे? अगर नदी का पानी बाढ़ के वजह से, बाढ़ के पानी के वजह से अगर कुछ दूरी तक चला जाता है, तो उसे हम लोग खादर प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? खादर। और जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, उसको क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बांगर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बांगर। क्या कहेंगे? कहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं? भावर प्रदेश में। कहां पे नदियां पुनः दिखाई देती हैं? तराई क्षेत्रों में। कहां पे मच्छरों की जनसंख्या ज्यादा होती है? तराई जनसंख्या, तराई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्रों में। कहां पे पानी नहीं पहुंच पाता है बाढ़ का? बांगर प्रदेशों में। यहाँ की मिट्टी कैसे हो जाती है? कंकड़ीली पथरीली हो जाती है। ठीक है। और एगो क्या होता है? खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश बाबू? खादर प्रदेश। देखिए, देखो ये खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला नीचा भाग, जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी, नया पानी और मिट्टी पहुंचते हैं, इसे अत्यंत उपजाऊ होता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर। चार गो नाम याद रहेगा। देखिए, ये दोआब हो गया, ये नदी हो गया, इसके आसपास की जमीन खादर, और इसके बाहर की जमीन बांगर। ठीक है, क्या लगेगा? बागर, बागर या बांगर। ठीक है, बांगर मतलब बंजर, बागर मतलब, खादर मतलब खनिज उत्पादन करने वाला, खाद्य खनिज। ठीक है, खाद्य पदार्थ। आगे बढ़े, समझ में आ गया? तो बताइए, मिट्टी के वर्गीकरण के हिसाब से हम लोग मैदानों को कितने से बांट सकते हैं? चार। भावर प्रदेश, तराई क्षेत्र, बांगर, खादर। बांगर और खादर। आगे बढ़े। और वो कौन सा? दोआब। दोआब दो नदियों के बीच के स्थान को, उपजाऊ वाली भूमि जो होगी वो क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। देखो, दो नदियों के बीच क्या कि नहीं? दोआब कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पांच को समझ में आया? पहले बताओ, नदियों के वर्गीकरण के हिसाब से कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? पांच। कौन कौन सा? पहला, जहां पे नदी विलुप्त हो जाती है, भावर। जहां पे नदी पुनः दिखाई देती है, तराई। मच्छरों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में। ठीक है। कहां पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर बड़े बड़े, भावर। उसके बाद बांगर। भावर अलग है, बांगर अलग है। बांगर जहां पे नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, जब बाढ़ आता है तब, तो उसको क्या कहेंगे? बांगर। जहां पे नदी का पानी पहुंच जाता है ऑलरेडी, खादर। और जो दो नदियों के बीच के स्थान, दोआब। चाच दोआब, बारी दोआब, तीस्त दोआब, रचना दोआब, ऐसे करके बहुत सारे दोआब। ठीक है। मैदान का महत्व क्या है? मैदान का महत्व है कि भारत का अन्न भंडार किसको कहते हैं? अत्यंत समतल और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे खाद्यान्न जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, कृषि और सिंचाई, कोमल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, कारण कुएं और नहरें खोदना आसान हो जाता है, जिससे यहाँ पर नहरें क्या हो जाती हैं? जाल बिछा हुआ है नहरों का। दूसरा, समतल भूमि होने के कारण सड़कों और रेल मार्गों का विकास क्या हो जाता है? सबसे अधिक हो जाता है इन जगहों पर। मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा ना आसानी से बिछ सकता है ना, क्योंकि मैदानी हिस्सा कैसा होता है? समतल होता है। तो यहाँ पर रेल की जमीन जो होती है वो बहुत अच्छे से मिल जाती है, और पटरी अच्छा से बिछ जाता है। सबसे ज्यादा रेल जो चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? इसी मैदानी हिस्सों में ना चलते हैं सबसे ज्यादा, है कि नहीं? कि पहाड़ों पे चलता है? जनसंख्या अनुकूल परिस्थितियों के कारण, जहां जनसंख्या क्या होता है? बहुत, जनसंख्या बहुत ही अधिक है, घनत्व बहुत ज्यादा है।
ठीक है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पे, जैसे कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, पटना, इन सब बड़े बड़े नगर कहाँ पे बसे हुए हैं? सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और प्रयागराज, उसके बाद हो गया प्रयाग, हो गया काशी, हो गया अयोध्या, हो गया मथुरा, हो गया गया, हो गया, बड़े बड़े नगर हैं। ये बड़े बड़े शहर हैं, केंद्र हैं। ठीक है। ये तीर्थ स्थल भी है। तीर्थ स्थल में कौन कौन सा? हरिद्वार, प्रयाग, ये सब क्या है? तीर्थ स्थल। काशी। समझ में आ गया? इसके बाद तो नहीं है। इतना समझ में आ गया कि नहीं बताइए? सबको समझ में आ गया? भारत का मैदान पूरा समझ में आ गया आप लोग को? कोई पूछेगा तो बता नहीं देंगे? कोई पूछेगा बता नहीं देंगे? बता देंगे एकदम शुरू से, एकदम बता देना। एकदम शुरू से कैसे बताओगे? गंगा का मैदान 163 मीटर ऊंचा है। 63, 83, 83 मीटर क्या है? ऊंचा है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। 250 से लेकर 500, 250 से लेकर 500 मीटर चौड़ा है। ठीक है। गंगा नदी का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। 3 गो नदी मिलके क्या बनाती है? मैदान बनाती है। सबसे पहला सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान बनाती है आपका 5 गो नदियों के द्वारा मिलकर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु सागर, सिंधु सागर मैदान, चाझ द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बीस द्वाब, ये सब द्वाब मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा सा मैदान बनाते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद गंगा नदी का जो मैदान बनाता है उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जैसे केन, सोन, बेतवा, रामगंगा, है ना, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। वो नदियां मिलके क्या बनाती हैं? मैदान बनाती है। जैसे गंगा नदी का उच्च मैदान, उत्तर प्रदेश वाला गंगा नदी का उच्च मैदान, बिहार वाला गंगा नदी का मध्य मैदान, और पश्चिम बंगाल वाला गंगा नदी का निम्न मैदान, है ना, ये बनाती है। अच्छा, यही नदी फिर चल जाती है बांग्लादेश में, तो उस जगह पे बहुत बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये नदी बनाती है और ब्रह्मपुत्र, दोनों नदी मिलकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। सुंदरी वृक्ष, है ना, सुंदरी वृक्ष के कारण उसका नाम क्या पड़ गया है? सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो जब नदी निकलती है तो उस जगह से आते हुए जब कहाँ पे पहुंचती है? असम में। असम में जब पहुंचती है तो वहां पे बहुत बड़ा एगो द्वीप बनाती है, नाम है उसका मांजुली द्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। कहीं कहीं पे 900 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 929 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 928 लिखा रहता है। आप लोग को जो वहां पे आंसर दिखाई देगा वो लगा दीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, तीनों नदी समझ में आ गया। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की 3 गो सहायक नदी, तीस्ता, लोहित, सुवर्णश्री। ठीक है। ये भी नदियां मिलकर क्या बनाती है? ये मैदान बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, वर्गीकरण, मिट्टी के वर्गीकरण के हिसाब से, मिट्टी के वर्गीकरण के हिसाब से कितने इसमें बांटे हैं? 5। कौन कौन सा? सबसे पहले भावर प्रदेश, जहां पे नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, भावर प्रदेश। दूसरा, तराई पे क्षेत्र, जहां पर क्या होता है? नदियां वापस पुनः दिखाई देती है। अच्छा, तीसरा, बांगर प्रदेश, जहां पे बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है उसको क्या कहते हैं? बांगर। और जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है उसको खादर प्रदेश। और जहां पर 2 नदी आके मिलती है उसको दोआब। ठीक है, 2 को नदी आके मिलेगी उसको संगम कहेंगे, प्रयाग कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? उस नदी के बीच में ही क्या बनेगा? एक स्थान बनेगा, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। समझ में आ गया? इतना आज मैदान खत्म हो गया। अगले क्लास में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।